गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है आपको? ये सर आ रही है। ठीक है। तो हमारा लैम्डा फंक्शन है। तो लैम्डा फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि लैम्डा फंक्शन आपको सर्वरलेस फीचर देता है। करेक्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वरलेस? सर्वरलेस का मतलब होता है जैसे आप EC2 बना रहे हो। करेक्ट। तो EC2 बनाते हो तो आप क्या करते हो? 2 CPU, 4 GB रैम करते हो। वो डेडिकेटेड आपके पास रहता है ना? मतलब जब आप सिस्टम रनिंग करोगे तब आपको क्या मिल जाएगा? डेडिकेटेड हार्डवेयर मिल जाएगा आपके VM को। इसे हम लोग बोलते हैं सर्वर बेस्ड। सर्वर, अब इस सर्वर के ऊपर आप क्या चलाते हो? कोई ना कोई एनवायरनमेंट रन कर रहे हो, OSS वगैरह, एप्लीकेशंस वगैरह। अब अगर मैं आपका OS हटा दूं, मैं बोलता हूं कि मैं आपको OS नहीं दे रहा हूं, मैं सीधे आपको क्या दे रहा हूं? एप्लीकेशन। ठीक है। और आपने पाइथन के अंदर कोई एप्लीकेशन बनाई, तो पाइथन के अंदर आपने क्या किया? कोड लिखा। उस कोड को रन करने के लिए आपको क्या चाहिए? पाइथन एनवायरनमेंट। करेक्ट। अगर मैं आपको पाइथन का कोड लिखकर आपको देता हूं तो आप सिस्टम में क्या डालोगे? सबसे पहले पाइथन डालोगे। तो आपको क्या चाहिए? पाइथन एनवायरनमेंट। उसके साथ में आपको क्या चाहिए? OS और CPU एंड रैम। अब सर्वरलेस क्या बोलता है कि आपको OS के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आपको CPU एंड रैम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब आप कोड पे कंसेंट्रेट करो। आप जो भी कोड मुझे दोगे उसमें मैं क्या करूंगा? आपको ये एनवायरनमेंट रेडी करके दे दूंगा। ठीक है। अब आपका सिस्टम, अगर आप EC2 पे ये कोड चलाओगे तो 24/7 रनिंग रखना पड़ेगा। ठीक है। अब आपकी कोई स्क्रिप्ट है, अब आप स्क्रिप्ट क्या करते हो? पूरे दिन में एक ही बार रन करते हो, है ना? तो मतलब आपको जब जब वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है तो तब आपको क्या करना पड़ता है? सिस्टम पे कमांड चलानी पड़ती है, तब जाके वो स्क्रिप्ट क्या होती है? एग्जीक्यूट होती है ना? तो यहाँ पे आपको सर्वर चालू रखना पड़ेगा। अगर बंद कर दोगे तो स्क्रिप्ट रन नहीं करेगी। तो अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट है, कोई टास्क है जो कि कंडीशनल बेस्ड है, ठीक है, या फिर आप AWS की सर्विसेज को मैनेज करना चाहते हो, ठीक है, पर उन सर्विसेज को मैनेज करने के लिए आप क्या लिख रहे हो? कोड लिख रहे हो। आप क्या लिख रहे हो? कोड लिख रहे हो। ऐसी सर्विसेज के लिए आपको कोई सर्वर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप विदाउट थिंकिंग अबाउट द सर्वर क्या कर सकते हो? कोड को उस पर रन कर सकते हो। ठीक है। तो अगर विदाउट थिंकिंग अबाउट सर्वर कॉन्सेप्ट है, मतलब आप उस पर कोड लेके जाओगे, एग्जीक्यूट करोगे। जब जब आप उसे एग्जीक्यूट करोगे सिर्फ कॉस्ट उस टाइम फ्रेगमेंट का ही लगेगा। 24/7 का कोई कॉस्ट ही नहीं है। अगर आपने पूरे दिन में 10 बार उस प्रोग्राम को रन किया तो 10 बार में आपका वो प्रोग्राम चला होगा, मान लो कुछ 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, है ना, 15 सेकेंड। तो वो प्रोग्राम जितना टाइम सर्वर पे रन हुआ उतना ही टाइम का आपको कॉस्ट लगेगा, उसके बाद कॉस्ट नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोग लैम्डा को यूज करते हैं। ठीक है। लैम्डा मोस्टली सर्विसेज के फंडामेंटल के लिए यूज किया जाता है, जिसे हम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बोलते हैं। पर धीरे धीरे क्योंकि कंटेनराइजेशन बहुत पॉपुलर हो गया, इसलिए लैम्डा का यूटिलाइजेशन उसके कंपेयर में कम हो गया। ठीक है।
बाकी लैम्डा फंक्शन सब आप यूज किया जाता है आपकी AWS सर्विसेज को मैनेज करने के लिए। तो आप जो भी सर्विस मैनेजमेंट करना चाहते हो जो कि टाइमली और स्क्रिप्ट पे बेस्ड है, जिन्हें आप 24/7 रनिंग नहीं करते हो, तो आप कॉस्ट बचाने के लिए कोई EC2 का इंस्टेंस ना बना के क्या यूज करते हो, लैम्डा फंक्शन। ठीक है, लैम्डा फंक्शन पे काम करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, कोड, तभी आएगा। प्रोग्रामर तो आप हुई। ठीक है, बेसिकली ये सर्विस आपको उसी तरीके से वर्कआउट करके देती है। अब देखो, सर्विस लेवल के कोड्स आप लिख लोगे, जैसे कि EC2 के अंदर मुझे कोई डेटा कलेक्ट करना है या S3 में कोई डेटा कलेक्ट करना है, ऐसे स्क्रिप्ट आप लैम्डा पे बहुत इजीली बना लेते हो कि मेरे EC2 इंस्टेंस सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाए, 10 बजे बंद हो जाए। ये सारे फंक्शनैलिटीज आपको कौन करके दे सकता है, लैम्डा फंक्शन करके दे सकता है, और आप बहुत इजी वे में उसके स्क्रिप्ट्स बना सकते हो। और AWS ने भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की स्क्रिप्ट्स आपको बना के दिए हैं, ठीक है, जिन्हें आप यूज कर सकते हो। पर अगर आप कुछ कस्टमाइज करना चाहते हो, कस्टमाइज इन सेंस ऑफ कि मेरा एक एप्लीकेशन है, ठीक है, वो इन कंडीशनल वेज में ट्रिगर हो, तो उस समय पे आपको किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे मास्टरी होना जरूरी है। अब वो फंक्शन आप नहीं बनाते हो, वो पर्टिकुलर डेवलपर बनाएगा। जैसे कि आपको कोई फंक्शन का एप्लीकेशन जावा पेज बनाने है तो आपको जावा डेवलपमेंट आना चाहिए। अगर आप पाइथन डेवलपमेंट करना चाहते हो पाइथन आना चाहिए, नोड जेएस तो नोड जेएस डेवलपर। तो जो पर्टिकुलर डेवलपर का रिक्वायरमेंट होगा तो कंपनी आपको डेवलपर अवेलेबल कराएगी, आप उसको वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको डेवलपमेंट आता है, जैसे फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं, करेक्ट, तो वो लोग आपको ये सारे स्क्रिप्ट बना के दे देते हैं। इसीलिए कंपनीज बोलते हैं कि हमें फुल स्टैक का बंदा चाहिए। डेवलपर्स क्यों AWS सीख रहे हैं, ताकि वो लैम्डा फंक्शंस हो गई, सर्वरलेस जैसी सर्विसेज हो गई, AWS पे एप्लीकेशंस को वो क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। अगर उनको समझ ही नहीं आएगा तो वो कोड में क्या लिखेंगे, करेक्ट। अभी उनको S3 आता ही नहीं है, अब उन्हें यही नहीं पता S3 कनेक्ट कैसे होता है, S3 काम क्या करता है, तो वो कोड में S3 को कैसे यूज करेंगे। और S3 को कनेक्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कीज, सिक्योरिटी कीज। तो वो सारी चीजें उनको सीखना होता है, इसलिए वो लोग भी AWS सीखते हैं। तो आपको जो रिक्वायर्ड सर्विसेज है वो लोग अगर पूरी कस्टमाइज्ड है तो वो आपको बना के दे देंगे। ठीक है, बाकी AWS सर्विस मैनेजमेंट है वो आप करते हो। तो लैम्डा फंक्शन आपकी कॉस्ट को क्या करता है, रिड्यूस करके आपको देता है। मतलब आप कॉस्ट सेवियर मेथड के लिए क्या करते हो, AWS को यूटिलाइज करते हो। तो इसका मेजर बेनिफिट आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ ये सर्विसेज आपको क्या करती है, सपोर्ट करती है। अब सर्वरलेस, जैसे जैसे आप ओवर द एक्सपीरियंस ग्रो करोगे, आपका सर्वरलेस का डिमांड बढ़ता चला जाता है। डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, वो यूज करती है नहीं करती है, क्या फंक्शनैलिटीज है। पर वो आप लोगों से जनरली पूछते हैं कि क्या आपको सर्वरलेस के कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, क्योंकि उनके बहुत जनरल टास्क क्या होते हैं, इस पर डिपेंडेंट होते हैं। अब सबसे कॉमन टास्क क्या है कि मान लो हम लोग अभी काम कर रहे हैं, है ना, हम लोग क्या करते हैं, EC2 को यूज करते हैं फिर बंद कर देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, कॉस्ट बचाना है ना। हमारे को 2 घंटे का काम 2 घंटे ही करते हैं, फिर उसके बाद शट डाउन कर देते हैं। अगर चालू छोड़ देते हो तो क्या होता है, मिला जाता है। तो कंपनी में अगर आप देखोगे तो मेरे पास में जो डेवलपर्स हैं और मल्टीपल एनवायरनमेंट से जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग भी सर्वर 24/7 नहीं चलाएंगे। जो सर्वर 24/7 की जरूरत है वो 24/7 रहेगा, पर जिनकी जरूरत मुझे 24/7 नहीं है, उन सर्वर्स का क्या, उन्हें तो मैं शट सर डाउन आपकी कर। वॉइस ब्रेक हो रही है सर। क्या हो गया, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। ब्रेक हो रही है, एक मिनट में फिर से ज्वाइन करता हूँ इसलिए। अभी ज्वाइन करो, ब्रेक में मेरा क्या काम है अपना।
अभी आवाज आ रही है? यस सर, अभी क्लियर है सर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे ऐसे बहुत सारे टास्क है जो हमें परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक जनरल टास्क है, आप किसी भी कंपनी में जाओगे ये टास्क आपको डेफिनेटली मिलेगा। क्या कि मान लो मेरा ऑफिस चलता है मॉर्निंग 8 to 10, 8 to 9। ठीक है, कि डेली सुबह 8 बजे मेरे को सर्वर अप चाहिए और 9 बजे क्या हो जाए, शट डाउन हो जाए। मतलब मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर कब से कब तक रन करने चाहिए, 8 to 9 में ही रन करना चाहिए। अब अगर मुझे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर 8 to 9 में रन कराना है, तो मैं क्या करूं, डेली सुबह 8 बजे आके सर्वर चालू कर दूं और 9 बजे क्या करूं, जाते समय शट डाउन करके जाऊं। ठीक है, तो फिर मैं इंजीनियर थोड़ी हूँ, कंपनी का पिवोट हो गया मैं तो, कि ऑफिस सबसे पहले आके मैं शटर को ओपन करता हूँ, ऑफिस चालू करता हूँ, उसके बाद में 9 बजे में जाऊंगा जब बंद करके जाऊंगा। तो मतलब मेरे को 2 सैलरी मिलेगी, करेक्ट। और आप जिस दिन छुट्टी पे उस दिन ऑफिस ही नहीं चलेगा, है ना? तो यस सर। ऐसा पॉसिबल यस। है नहीं, करेक्ट। तो आप इसका सॉल्यूशन क्या लाते हो कि ये जो टास्क है, अब आप मैन्युअली तो डेली टू डेली नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, इस टास्क को ऑटो शेड्यूल कर देना है। ऑटो शेड्यूल के लिए आपको क्या चाहिए, लैम्डा। मतलब आप लैम्डा के अंदर कोड लिखोगे, वो कोड सर्वर को क्या करेगा, स्टार्ट एंड करेगा, और जिस टाइमिंग पे आप इसे शेड्यूल कर दोगे क्रोन के थ्रू, उतने बजे का क्रोन सेटअप कर दो, करेक्ट। अब लैम्डा फंक्शन अगर EC2 को स्टार्ट स्टॉप करना चाहता है, मतलब एक सर्विस दूसरी सर्विस को क्या करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, तो सर्विस टू सर्विस अगर आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो या कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, IAM रोल, करेक्ट। IAM रोल की रिक्वायरमेंट मुझे क्यों पड़ती है, जब मुझे क्या करना हो, सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करना हो। तो सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन स्टैब्लिश में आपको क्या चाहिए, लैम्डा, सॉरी रोल चाहिए। ठीक है, तो मतलब आप लैम्डा फंक्शन के लिए क्या बनाओगे, IAM रोल क्या करता है, EC2 को स्टार्ट एंड करता है, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या बना ले, IAM रोल। तो हमने यहां से क्या किया, रोल क्रिएट किया, यहां पे आपने डाला AWS सर्विस EC2, पर पहले पॉलिसी क्रिएट करोगे, तो पॉलिसी बनाओगे पहले रोल से, तो पहले आ जाओ पॉलिसी पे, क्रिएट पॉलिसी किसके लिए बनानी है, एक्शन क्या करना है, स्टार्ट स्टॉप। आ गया स्टार्ट स्टॉप, RS स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट ओ स्पेसिफाइड करना पड़ेगा, तो कौन से सर्वर को अलाउ करना चाहते हो, इन AP South 1, एक मिनट इंस्टेंस हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। वैसे मैं अगर सब पे करना चाहते हो तो सब पे कर सकते हो,
ठीक है, पर मैं किसी स्पेसिफिक पे परमिशन दे रहा हूँ कि खाली वो सबको स्टार्ट स्टॉप नहीं कर पाए, सिर्फ स्पेसिफिक रिसोर्स को कर पाए। तो ये जो डॉकर वाला इंस्टेंस बना हुआ है, इसको क्या करे, वो स्टार्ट स्टॉप, इसका आईडी ले लिया अपन ने। तो यहां से अपन ने इंस्टेंस में क्या डाला, एड ARN। कहां पे बना हुआ है वो इंस्टेंस, AP साउथ 1 पे। रिसोर्स का नाम क्या है, आईडी आ गया उसका, ये आपने ऐड कर दिया। मतलब सिर्फ यही इंस्टेंस के ऊपर ये पॉलिसी काम कर पाएगी। और यहां से आपने नेक्स्ट करके क्या कर दिया, पॉलिसी को ऐड कर दिया। ठीक है, डन। पॉलिसी क्रिएट, आ गया। अब रोल बना दो, रोल, क्रिएट रोल, लैम्डा, नेक्स्ट। और लैम्डा फंक्शन क्या कर पाएगा, हमारी बनाई हुई परमिशन के अकॉर्डिंग EC2 को स्टार्ट, रोल दे दो, लोकल इंस्टेंस, डन। ये रोल क्रिएट हो गया। अब आ जाओ अपने लैम्डा फंक्शन पे। यहां से आप क्या करोगे, अब एक चीज ध्यान रखना कि जहां सर्वर्स है वहीं पे आप क्या बनाओगे, लैम्डा। ठीक है, पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आप अदर रीजन को ट्रिगर कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो, पर प्रोग्राम में आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, रीजन डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, वरना वो जहां जिस रीजन में लैम्डा बना हुआ है उसी रीजन की सर्विसेज को देखेगा। क्या हो गया, अब आपके पास यहाँ पे क्या होते हैं, देखो सर्वर के बारे में आपको सोचना नहीं है, मतलब आपको पाइथन वगैरह किसी का भी प्रोग्राम जिसमें भी आप स्क्रिप्ट बना रहे हो उसके लिए आपको सर्वर तो रेडी करना ही नहीं है, तभी तो आप सर्वरलेस बोल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि EC2 स्टार्ट फंक्शन हम लोग बना रहे हैं, एक फंक्शन एक ही काम कर सकता है, या तो स्टार्ट ही कर सकते हैं या स्टॉप ही कर सकता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, स्टार्ट का फंक्शन बनाया, पर हमारे केस में हम लोग स्टॉप बना लेते हैं। डन। यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन सा एनवायरनमेंट का सेलेक्ट करना चाहते हो।
यहाँ पे आपको लिमिटेड प्रोग्राम्स ही मिलेंगे, जैसे कि Node.js यूज कर सकते हो, .NET यूज कर सकते हो, Python यूज कर सकते हो, Ruby यूज कर सकते हो, मतलब ये 4-5-6 लैंग्वेजेस है। अब कोई बोले मुझे तो एंगुलर में चाहिए, तो लैम्डा फंक्शन एंगुलर को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। कोई बोले मेरे को XYZ लैंग्वेज में चाहिए, तो भाई जो यहाँ पे लिखी गई है उन्हीं लैंग्वेजेस को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो आपको वही लैंग्वेजेस यहाँ से क्या करनी पड़ेगी, पिक करनी पड़ेगी। मेजरली जो लैम्डा फंक्शंस है वो पाइथन और नोड में ही लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से पाइथन का 3.12 ले लिया। एग्जीक्यूटेबल किया, अब आपके पास रोल एग्जिस्ट करता है, आप यहाँ से क्या कर दोगे, यूज एन एग्जिस्टिंग रोल, और यहाँ पे जो भी आपका रोल है उसका नाम, तो हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। क्रिएट करोगे तो ये आपको प्रोग्रामिंग के लिए क्या दे देगा, आईडी दे देगा। मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कोड लिख सकते हो, जैसे आप VS कोड वगैरह यूज करते हो ना, सेम वही VS कोड ही गई है, ठीक है। इसने आपको कोड फंडामेंटल दे दिया, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कोड कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, जैसे कि आपको EC2 को स्टार्ट स्टॉप करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सर्च करना है AWS start instance using AWS का खुद का डॉक्यूमेंट है पूरा, ठीक है। इसने पूरे स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, आपको जो काम करना है ना आप इसके डॉक्यूमेंट पे सर्च कर सकते हो, क्योंकि जितने पॉसिबल वेज हैं उसने सारे कोड्स बना दिए हैं। फिर इसके बाद कुछ अलग आता है तो फिर यू नीड डेवलपर्स, या फिर आप वो चीज डेवलप करो, ठीक है। फिर तो चैट जीपीटी तो है ही आप लोगों के लिए। सो वी कैन स्टार्ट और स्टॉप, तो ये स्टॉप का कोड है, तो हमने ये स्टॉप का कोड क्या कर लिया, यहाँ से ले लिया। ऐसे स्टार्ट का कोड भी दिया गया है नीचे, ये स्टॉप का कोड हम लोगों ने इस फाइल से डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कौन से रीजन में चल रहा है वो इंस्टेंस, वो रीजन डिफाइन कर दो, दैट इज AP साउथ 1। अब आपके पास कौन सा इंस्टेंस है जिसे आप स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हो, अगर मल्टीपल है तो यू कैन गिव मल्टीपल, तो मेरे पास सिंगल है, तो मैंने यहां से क्या किया, सिंगल कोट्स के अंदर मेरे इंस्टेंस का आईडी, ठीक है। नाउ यहाँ पे लैम्डा फंक्शन बनाया गया है कि उसकी खुद की लाइब्रेरी है बोटो3। बोटो3 के अंदर क्या होता है कि आप पाइथन में AWS से रिलेटेड सारे कोड्स लिख सकते हो। सो देयर इज द फंक्शन EC2_stop इंस्टेंस, जो आपके इंस्टेंस को क्या करता है, स्टॉप करता है। जैसे स्टॉप करेगा वो आपको मैसेज दे देगा योर इंस्टेंस इज स्टॉप, ठीक है। ये प्रोग्राम बन गया। इस प्रोग्राम को आप सेव करना चाहते हो, ठीक है, सो यू कैन फर्स्ट डिप्लॉय, तो पहले इसको सेव करोगे, तो सेव करने का तरीका हो गया डिप्लॉय फंक्शन। तो ये फंक्शन डिप्लॉय हो गया आपका, करेक्ट। डिप्लॉय करते ये कोड को इस पे क्या कर देता है, ये जो कोड है वो लैम्डा फंक्शन पे डिप्लॉय कर देता है। आप जितनी भी बार फंक्शन लिखोगे उसमें अगर कोई चेंजेस करते हो तो हर बार आपको क्या करेगा, डिप्लॉय दबाना पड़ेगा। डिप्लॉय करते ही आपके जो कोड है उसको वो क्या कर देगा, आपके सिस्टम पे लोड कर देगा। जैसे ही आपका लोड हो गया उसके बाद आप क्या करोगे, टेस्ट। तो यहाँ पे आपको एक इवेंट खुलेगा, यहाँ पे आप पहला इवेंट क्रिएट कर लोगे। अगर आपने कुछ वेरिएबल पास किए हुए हैं तो वो वेरिएबल यहाँ पे पास कर लो। अगर आपने प्रोग्राम में यूजर से कोई वेरिएबल लेने हैं तो वो वेरिएबल ले लो। अगर नहीं है
तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया इन्वोक और मैंने इसे सेव कर लिया। ठीक है, सेव करने के बाद इस मैनुअल को मैं क्लोज कर देता हूँ और वापस से टेस्ट दबाता हूँ। अब देखो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, मतलब सिर्फ आपको क्या करना है, डिप्लॉय करना है, टेस्ट करना है। जैसे ही किया तो इसने क्या बोला कि मैंने एक फंक्शन इन्वोक रन किया, उस इन्वोक फंक्शन के हिसाब से ये इंस्टेंस क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अगर ये इंस्टेंस स्टॉप हो गया है तो ये डॉकर मशीन रनिंग दिखा रही थी, वो अभी मैं रिफ्रेश करूं तो स्टॉपिंग मोड में चली जानी चाहिए। वो स्टॉप करेक्ट। अगर मैं इसका फंक्शन बदल देता हूं कि मैं अभी मतलब इसका कोड को एडिट कर दे रहा हूं, वन मैं थिंग एक ही सर, कोड में आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक है, कुछ बोल रहे हो ऋषिकेश? भैया सर जैसे वो आपने स्टॉप किया हुआ है, रनिंग को आपने स्टॉप कर दिया है, तो अगर हम डिलीट ना करें और स्टॉप में छोड़ दें तो उसका भी चार्ज लगता है क्या? EC2 के चार्ज नहीं लगेंगे, सिर्फ डेटाबेस के चार्ज, वो स्टोरेज जो आपने ऑक्यूपाई किया है ना उसका चार्ज लगेगा। अगर वो स्टॉप में होगा तो भी? हाँ, EC2 का चार्ज खत्म हो जाएगा, खाली उसका चार्ज लगेगा आपका, स्टोरेज वाला। ओके तो ठीक है, ओके आप सर्वर डिलीट ना करके, अगर आपके यूज नहीं आ रहा है तो आप उसे स्टॉप करके रख देते हैं। तो स्टॉप करने में तो चार्ज लगेगा ना सर, क्योंकि नहीं उसमें लगेगा ना, स्टॉप करने का स्पेस चार्ज यूज थोड़ी होता है है। ना। स्टोरेज का चार्ज लगेगा, तो स्टोरेज का चार्ज तो वैसे भी बेयर करोगे ना, इंस्टेंस डिलीट कर दोगे तो फिर डेटा भी तो लॉस हो जाएगा। यस सर, ठीक है, वैसे ओके समझ तुम्हारा गया। मेजर कॉस्ट किसका है, सीपीयू रैम का ही तो है, स्टोरेज का कॉस्ट तो बहुत कम है। स्टोरेज का कॉस्ट तो तुम्हें 40 50 200 रुपए महीने का होगा ज्यादा से ज्यादा, अगर तुम स्टोरेज का कॉस्ट देखने जाओगे तो। ओके स्टोरेज सर, का कॉस्ट तो पर जीबी पर मंथ रहता है, तो अगर तुम 100 GB की डिस्क लेते हो तो 200 300 रुपए महीने महीने का लगता है। वहीं पे सर्वर का कॉस्ट तुम्हें 4 5 हजार रुपए महीने का लगता है। तो तुम उसे शट डाउन करोगे तो तुम्हारा बेनिफिट है उसमें। ओके ठीक है, सर। अगर अब मैं उसी फंक्शन से स्टार्ट करना चाहता हूँ, वैसे तो स्टार्ट फंक्शन आपको सिमिलर प्रोसेस से अलग बनाना पड़ेगा। आपको तो खाली कोड ही चेंज करना रहेगा, एक लैम्डा फंक्शन बनाना है, उसको वही डॉकर स्टार्ट स्टॉप का रोल देना है और स्टार्ट फंक्शन बना देना है। पर मैं इसी के अंदर चेंज कर दे रहा हूँ, ये वाली बॉडी तो मेरी सेम रहेगी, स्टॉप फंक्शन मुझे चेंज करना है, तो मैं स्टॉप की जगह क्या डाल देता हूँ इसमें, स्टार्ट फंक्शन डाल देता हूँ। इंस्टेंस आईडी स्टॉप्ड की जगह क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग योर इंस्टेंस। तो ये आपके इंस्टेंस को स्टार्ट करेगा। अब आप यहाँ पे अपना फंक्शन क्या कर दो, वापस से डिप्लॉय, क्योंकि आपने चेंजेस किए, सो यू हैव टू डिप्लॉय फर्स्ट। देखो फंक्शन अपडेट कर लिया इसने सक्सेसफुली। जैसे ही फंक्शन अपडेट हो गया, अब आप इसे टेस्ट करते हो, तो देखो स्टार्टिंग योर इंस्टेंस आ गया और इसने इस इंस्टेंस को क्या कर दिया होगा, स्टॉप से। ठीक है, अब ये जो सारा प्रोसेस है, ये अभी आपको क्या करना पड़ रहा है, मैन्युअली करना पड़ रहा है। ठीक है, प्लस आप ये देखोगे कि इस फंक्शन के आपका बिलिंग आवर कितना रहा, ये कितने सेकंड चला, 1854 मिली सेकेंड। 1854 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड भी नहीं चला, उससे भी कम मिली सेकेंड्स में ये हुआ है। और 1855 आपका क्या है, बिलिंग ड्यूरेशन है, मतलब सिर्फ आपको जो चार्ज लगेगा वो कितने का लगेगा, इस मिली सेकेंड का लगेगा। उस मिली सेकेंड में आपने रैम आपको जो दी गई थी वो कितनी दी गई थी, 128 MB दी गई थी, जिसमें से आपने यूज कितनी की, 89 MB। ठीक है, अब कोई बोले कि सर मेरे को तो ये रैम कम पड़ रही है 128 MB, मेरे को तो 512 MB रैम चाहिए या मेरे को तो 2 GB रैम चाहिए। तो कोई बात नहीं, आप जितना ज्यादा रैम अलोकेट करोगे उतना ज्यादा फिर आपको चार्ज भी लगेगा।
सो हम लोग यहां से क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं। परमिशन, यहां से आप परमिशन को एडिट करोगे तो ये देखो, यहाँ पे रैम कितनी दी गई है, 128 MB। हाईएस्ट आप कितना दे सकते हो, 10 GB तक दे सकते हो। ठीक है, अगर आप इसे बोलते हो कि मुझे 180 नहीं 200 MB चाहिए, तो आपको 200 MB रैम देगा। आपने सेव किया, अब आपने परमिशन बदल दी है इसकी। ठीक है, अब वापस कोड पे आ जाओ, फिर आप इसे टेस्ट करते हो। अभी सर्वर स्टार्ट नहीं होगा तो मैं उसे स्टॉप कर देता हूँ। फिर हम लोग चेक करते हैं, तो इस बार वो 200 MB रैम कंज्यूम करना चाहिए। स्टॉप में डाल दिया। यहां से आप फंक्शन को वापस क्या करोगे, टेस्ट करोगे। अच्छा ठीक है, ये मेरे बिलिंग का इशू आ रहा है, मेरा बिलिंग पेंडिंग चल रहा है, वो मैंने पे करने के लिए दिया हुआ है, वो अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं किया है इसने। तो मेरे बिलिंग के इशू के कारण मेरे को ज़्यादा ऑक्यूपाइड नहीं करने दे रहा है। अगर मैं 128 पे लाऊंगा वापस तो ले लेगा वो, इसलिए ये आप चेंज करके देखना, आपका एक्सेप्ट कर लेगा। मेरा बिलिंग जब तक वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ना, तब तक ये इशू रहेगा। ये वापस मेरे को 128 पे लाना पड़ेगा, 200 MB रैम सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे इसी पे चलाना पड़ेगा जब तक वो अपडेट नहीं कर देता है। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंडेंसी है कि आप जैसे चाहो वैसे इसको क्या कर सकते हो, रिसोर्सेज भी बढ़ा के दे सकते हो, अगर आपका एक पर्टिकुलर कंडीशन में काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से उसे कंट्रोल भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने इसको सेव कर लिया, वापस 180 पे 128 पे, तो वो चल जाएगा। अब देखो, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करें, बार बार मैनुअली इसे स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं। पर अगर मैं सारा काम मैनुअली करूंगा तो फिर तो मेरे को फायदा ही क्या, मैं इंस्टेंस ही स्टार्ट स्टॉप कर लूंगा, है ना। तो आपको शेड्यूल करना है। शेड्यूल के लिए आपको क्या चाहिए, क्रॉन जॉब। क्रॉन फैसिलिटी कौन देता है, AWS के अंदर। क्लाउड वॉच पढ़ के आया, क्लाउड वॉच नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा तुमने अभी तक, कितने महीनों से क्लासेस कर रहे हो। देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा वो क्लाउड वॉच आएगा। फिर तो लैम्डा क्यों बताया, क्लाउड वॉच बताना था तो पहले क्लाउड वॉच पढ़ा था। ठीक है, देखो ये क्लाउड वॉच सर्विस है ना। ये क्लाउड वॉच सर्विस हमारे बहुत सारी जगहों पे काम आती है। इस क्लाउड वॉच के अंदर एक फीचर होता है, कहाँ गया, इवेंट्स, ये इवेंट फंक्शन। यहाँ पे आपको मिलता है रूल्स। आप जब रूल्स पे जाओगे, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, रूल्स क्रिएट कर सकते हो। तो आप यहाँ से रूल क्रिएट करोगे, तो ये आपको पूछेगा रूल का नेम, कि आप क्या रूल बनाना चाहते हो। तो आपने रूल बनाया EC2 स्टार्ट स्टॉप 8 AM। ठीक है, स्टार्ट माई EC2। यहां से आप क्या करोगे, शेड्यूल पे क्लिक करोगे, और यहां से क्या करोगे, कंटिन्यू टू क्रिएट रूल। आ गया क्रोन। अब आप यहाँ पे क्रॉन जॉब डाल सकते हो। क्रॉन जॉब मतलब डेली, और अगर वन टाइम चाहिए तो आप यहाँ क्रोन से हटा के इसको क्या कर देना, वन टाइम पे कर देना। तो ये फिर एक ही बार रन करेगा उस पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, पर अगर आपको डेली चाहिए तो फिर क्रॉन जॉब। अब क्रॉन जॉब में आप अपना डालोगे
00। अब देखो ये जो टाइम लेता है वो लेता है यूटीसी, तो आपको यहाँ पे यूटीसी टू आईएसटी कन्वर्टर पे जाना है, क्योंकि आप तो इंडिया के टाइम जोन में काम करना चाहते हो ना, पर एडब्ल्यूएस थोड़ी हर एक का टाइम जोन जानता है, इसलिए उसने क्या किया, इसे यूनिवर्सल टाइम जोन में डाल दिया। अगर हम लोग देखें तो हमारा टाइम जोन क्या है, ग्लोबल टाइम जोन से +5:30 है। हमारा टाइम जोन क्या है, +5:30। मतलब अगर हमारे 12 बजते हैं तो उधर क्या बज रहा होता है, 5.5 घंटे कम हो रहा होता है, ठीक है। तो एक ये आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, उसमें बताया गया ना कि हम लोगों ने एक यूनिवर्सल टाइम जोन बना दिया है, जीएमटी, ठीक है। उस यूटीसी यूनिवर्सल टाइम जोन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हर देश अपने हिसाब से कन्वर्ट करता है, जिसमें इंडिया +5:30 में है, कोई किसी में है, कोई किसी टाइम जोन में आता है, तो सबका टाइम डिफरेंस अलग अलग होता है। तो अगर आपका यूटीसी में आप क्या चाहते हो, आईएसटी के अंदर आपका कितना बजे, सुबह के 8। तो देखो आईएसटी में सुबह के 8:30 बजते हैं, तो यूटीसी में रात के कितने बजते हैं, 3। मतलब 2:30 बजे 8 बजेंगे, रात के 2:30 बजे 8 बजेंगे। और लंदन के अंदर उस समय कितना बज रहा होता है, 3 ही बज रहा होता है, सेम, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को 2:30 बजे का चाहिए शेड्यूल, तो यहाँ पे कितना डाला, यहाँ पे अगर दिन के 2:30 बजे का होता तो 14 आता। रेलवे टाइमिंग चलता है ना 24 का। डे ऑफ मंथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे आप देखोगे कि तो ईयर फील्ड दिया गया है, ये ईयर फील्ड क्रोन में नहीं होता ना। तो आपको क्या करना है, अगर आप डे ऑफ मंथ या डे ऑफ वीक में से कोई एक फील्ड यूज नहीं कर रहे हो, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे क्या मारेंगे, स्टार मारेंगे, क्योंकि हम तो हर दिन चलाना चाहते हैं। तो अगर आप डे ऑफ मंथ यूज नहीं कर रहे हो तो आप इसको क्या कर दो, क्वेश्चन मार्क कर दो, और यहाँ पे क्या डाल दो, ईयर में स्टार। ये क्रोन का अपना इन्होंने खुद एक पैटर्न बना दिया है कि अगर किसी को ईयरली चलाना हो तो उसको फिर यहाँ टाइम देने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे कर सकता है। अब अगर मंथ कुछ भी हो सकता है, मैं तो एवरी मंथ चलाना चाहता हूँ। डे ऑफ वीक मैं कहाँ से चलाना चाहता हूँ, मंडे टू फ्राइडे, सो मैंने यहाँ दिया 2 to 6। अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ किसके अंदर, लोकल टाइम जोन। लोकल टाइम जोन किसके हिसाब से, इस रीजन के हिसाब से। तो इसने क्या दिखाया, +5:30। तो +5:30 के हिसाब से जाओगे तो देखो मंडे को चलेगा, ट्यूसडे को चलेगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी। तो 8 बजे चालू होगा सुबह, बता रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2:30 दिया है, तो लोकल टाइम जोन के हिसाब से 2 बज रहे। अब करोगे नेक्स्ट, पूछ रहा है कौन सा टारगेट है, तो हमने क्या बनाया है, लैम्डा फंक्शन बनाया है शेड्यूल करने के लिए। वन थिंग सर, हाँ हेलो, बोलिए ना। तो जैसे हम लिनक्स में शेड्यूलिंग करते हैं, लाइक हमें संडे को, हम नहीं चाहते हैं संडे को हमारा सर्वर ऑन रहे, ठीक है। तो क्या हम ऐसा इसमें कर सकते हैं क्या कि हमारा मंडे टू सैटरडे चले लेकिन संडे को नहीं चले? हाँ तो 2 to 7 कर दो उसको। लिनक्स में क्रॉन पढ़ते हो, वही तो है। ओके, ठीक सर, लिनक्स में जो ओके। क्रॉन जॉब पढ़ा है ना आपने RFCSA के अंदर, हाँ हाँ, वही तो है ये पूरा। ठीक सर, ओके। तो उसमें जो शेड्यूल पढ़ के आए हो, वो शेड्यूल सारे अप्लाई होते हैं, ठीक नहीं, है। जैसे उसमें तो हम कमांड प्रॉम्प्ट से वही करते हैं ना, और इधर में डायरेक्ट कर इसमें रहे हैं, इसलिए इसमें तो कंफ्यूजन हो रहा ग्राफिकल आ गया ना, वो ग्राफ में डाल दे रहे हो आप, है। GUI में डाल दे रहे हो बस। हाँ, क्रॉन जॉब का जो ओके पैटर्न सर। है वो तो वही है ना। और आपको क्रॉन नहीं लिखना तो आपको क्रॉन गुरु मिलता है, अगर आपको क्रॉन का एक्सप्रेशन याद नहीं रहता तो आप यहाँ से डाल दो, ये वही क्रॉन है, यहाँ से क्रॉन कॉपी करके फिर वहां डाल दो, ठीक है। ओके सर, ठीक सर।
इसमें कुछ अलग, क्रोन पूरी दुनिया में एक ही जैसा है, यूनिवर्सल रूल है, वो कहीं पे भी चलाओ, किसी भी टूल में जाओ, कहीं भी जाओ, जो लिनक्स का क्रोन है ना वही मेन क्रोन है, सब लोग वही ठीक यूज सर, कर रहे ओके। हैं, तो ये AWS भी वही यूज कर रहा है ना। अब आपका टारगेट इन दिस अकाउंट कौन सा फंक्शन है, आ गया EC2। आप यहाँ पे EC2 स्टार्ट फंक्शन डाल दोगे और इसे क्या कर दोगे, नेक्स्ट और नेक्स्ट, तो ये आपका क्रोन रेडी हो गया। अब ये डेली आपका क्या करेगा, इस सर्वर को इतने बजे स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और जिस दिन आपको नहीं करवाना हो, कि मान लो एक वीक मुझे तो 24/7 सर्वर चालू रखना है, तो तब तक के लिए मैं इस रूल को क्या कर सकता हूँ, डिसेबल डिसेबल कर दूंगा, तो ये रूल काम नहीं करेगा, और जब जरूरत पड़े रूल वापस चलाना है तो इनेबल कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, इसे यूटिलाइज करते हो। डन। आप यहाँ पे इस तरीके के रूल्स लिख के मैनेज करके वर्कआउट कर सकते हो। अब ये रूल्स जो आप बना रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, उन सब का एक वर्कआउट फ्लो तो रेडी हो गया हमारा, है ना। क्रॉन जॉब, लैम्डा फंक्शन, ये एक दूसरे से रिलेटेबल है, क्योंकि लैम्डा को बार बार ट्रिगर कौन करने जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको शेड्यूल करना पड़ेगा वो सर्विसेज। तो वो सर्विसेज को शेड्यूल करने के लिए आपको हमेशा किस पे आना पड़ता है, रूल पे आना पड़ता है, वहां पे आपको आके क्या करना पड़ता है, सर्विस को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। क्लियर। तो ये प्रोसेस है हमारा लैम्डा फंक्शन का। ऐसे आप कोई भी लैम्डा फंक्शन को डिजाइन कर सकते हो, वैसे बहुत सारे लैम्डा फंक्शन जो भी आप चाहो, स्टार्ट स्टॉप हो गया, RDS का स्टार्ट स्टॉप हो गया, एक S3 बकेट का डेटा दूसरे S3 बकेट में डालना हो गया, तो ये आप लैम्डा फंक्शन से सारे काम कर पाते हो, ठीक है। तो ये सर्विसेज आपको काम आती है इस तरीके से डिजाइन करने की। अब अगर हम लोग बात करें कि मान लो कि मुझे टाइमली इसमें क्या लग रहा है, क्योंकि लैम्डा फंक्शन क्या है, लैम्डा फंक्शन का एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आपने उसके ऊपर कुछ चलाया, चलो ये तो हम लोगों ने स्टार्ट स्टॉप फंक्शन चलाया है, अगर आपने उसके ऊपर जैसे मान लो एक फंक्शन चलाया कि मेरा जो डेटा है वो मेरे एक EC2 इंस्टेंस से कॉपी होके किस पे चला जाए, S3 में, और वो डेटा का अमाउंट जो है, मतलब उस बकेट के अंदर हर दिन, मतलब उस इंस्टेंस के अंदर हर दिन 10 GB डेटा आ रहा है, करेक्ट। तो लैम्डा फंक्शन 30 दिन के अंदर कितना डेटा भेजेगा, 300 GB, करेक्ट। तो उस केस में लैम्डा फंक्शन आपको बहुत महंगा पड़ेगा, समझ रहे हो, कि क्योंकि आप 300 GB डेटा ट्रांसफर कर रहे हो बाय यूजिंग अ सर्विस, तो AWS लैम्डा फंक्शन का चार्ज आपको बहुत ज्यादा लगा देगा, तो वहां पे आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा ओके। बढ़ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप हर जगह लैम्डा फंक्शन लगाने लगे तो वो आपका कॉस्ट बहुत बढ़ाएगा भी, क्योंकि लैम्डा फंक्शन एक ट्रिकी मॉड्यूल है, वो आपका कॉस्ट कम भी कर सकता है, और जिस दिन आपने उसको गलत जगह लगा दिया वो आपका बिल डबल ट्रिपल पे भी पहुंचा देगा, ठीक है। तो अगर आप लैम्डा फंक्शन के साथ शॉर्ट हो तो ही आप उसे वर्कआउट करो, वरना बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं कि जो टेस्टिंग के लिए कोई लैम्डा फंक्शन डालती है पर उसे टेस्ट करने के बाद में बना हुआ छोड़ देती हैं, तो दूसरे तीसरे दिन में उनके बिल फट जाते हैं, और वो इतने फट जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सीन भी हो जाएगा। तो हर चीज आप जब टेस्ट कर लो पहले उसे ओके हर सर। एंगल से आप वर्कआउट कर लो, ठीक है। जैसे कि आप एक लार्ज स्केल डेटा सेट को मूव कर रहे हो, तो फिर आपके लिए लैम्डा फंक्शन बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, फिर आपके लिए बेस्ट क्या है, EC2 को S3 से कनेक्ट करो बाय यूजिंग IM सर्विस, और उसके अंदर आप क्या लगा दो, स्क्रिप्ट लगा दो, करेक्ट। वहां पे आप अपनी खुद की कस्टम स्क्रिप्ट, शेल स्क्रिप्ट लिख के वो लगाओ,
तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है और वो चार्ज भी नहीं करेगी, पर ये चार्ज ज्यादा करेगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे सिनेरियोज में काम करना पड़ेगा जहां पे आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि लैम्डा बेटर है कि हम लोग मैन्युअली ही कोई सर्वर में स्क्रिप्ट डाल के चला लें। जैसे बहुत सारे टास्क तो ऐसे जैसे स्टार्ट स्टॉप टास्क है, आप सर्वर को बंद कर सकते हो कि आपने क्रॉन जॉब शटडाउन की सेट कर दी तो वो बंद हो जाएगा, पर स्टार्ट कैसे होगा, वो तो मैन्युअली होगा। तो उस केस के लिए तो आपको लैम्डा फंक्शन चाहिए ही चाहिए। और जैसे डेटा ट्रांजेक्शन है, तो डेटा ट्रांजेक्शन आप अपने कैलकुलेशन के हिसाब से वर्कआउट करोगे। ठीक है, तो ये हमारा मेन प्रोसेस रहेगा जिसके ऊपर आप अपने डिसीजंस बनाते हो। तो इस तरीके से आप काम करके क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ये हमारा प्रोसेस रहेगा। तो ये करके वर्कआउट आप सोच के करते हो। ये मतलब हर कंपनी ऐसा नहीं है कि लैम्डा बना दो, उसके पीछे बहुत सारे आपको मेथड्स देखने पड़ेंगे। तो आप कई सॉल्यूशन ऐसे देखोगे जिसके अंदर हम लोग लैम्डा को अवॉइड कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां लैम्डा कॉस्ट बढ़ा रहा होता है हमारा। ठीक है, जहां डेटा साइज कम है वहां लैम्डा अच्छा है, और जहां डेटा साइज बढ़ रहा है वहां आपको कोई अदर ऑप्शन निकालने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे अभी लॉग है, तो लॉग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लैम्डा के थ्रू लॉग कहीं पे भी रोटेट करा सकते हैं पर लैम्डा उसमें बहुत महंगा पड़ जाता है। जैसे जैसे आपके सर्वर ग्रो होंगे, आज मेरे पास 2 सर्वर है, कल 10 हो गए, फिर 50 हो गए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सर्वर क्या करेगा, लॉग कलेक्शन में लैम्डा का कॉस्ट आपके सर्वर से ज्यादा आने लगेंगे। तो वहां पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप कोई टूल खरीद के डालो। ठीक है, या ओपन सोर्स का कोई टूल EC2 पे कॉन्फ़िगर कर लो। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि आपको AWS के साथ लिनक्स की और इन सब की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि AWS में कुछ भी करने से पहले आपको डिसीजंस बनाने पड़ेंगे और वो डिसीजन फिर आपके सर्वर से रिलायबल होंगे। तो आपको वो सर्विस यूज करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट आपका डिसीजन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने हर चीज ही AWS पे बनानी है, भाई EC2 पे बना लो अगर आपको कॉस्ट ज्यादा है तो। करेक्ट, तो वो सारी सर्विसेज आप ऐसे करते हो। डन। तो ये आप वर्क फ्लो करके देखना, कुछ रहे तो हम लोग बात करेंगे। और कौन कौन सी सर्विसेज बाकी चल रही है, एक तो क्लाउड वॉच। पहले ये बता दो पढ़ क्या क्या लिया है, तो वो अपने आप ही पता लग जाएगा ना क्या क्या बाकी है। एक तो EC2 पढ़ लिया, और VPC कर लिया, S3 कर लिया, EBS कर लिया होगा, RDS कर लिया, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर, क्लाउड 53, और क्या कर लिया, EFS, स्टोरेज सेक्शन तो पूरा खत्म करा दिया, डेटाबेस सेक्शन खत्म करा दिया। IAM तो पूरा पढ़ ही लिया आपने। लैम्डा मैंने करा दिया, नोटिफिकेशन SMS वगैरह, हाँ कि नहीं कराया। SNS बाकी चल रहा है, नोटिफिकेशन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। और तीन सर्विस, बजट एंड कॉस्ट वाला पूरा बाकी है। डन, 4 सर्विसेज बाकी हैं, वो कर लेते हैं। और कुछ हो तो याद कर लेना, कल क्लाउड वॉच करेंगे। ठीक है, चलिए।
रिकॉर्डिंग उसी ग्रुप में भेज देता हूँ मैं, है ना? डन। ठीक सर, ओके हाँ ओके सर, बोलिए। थैंक यू। चलो कल कनेक्ट करते हैं ना, ठीक है। नहीं सर, थैंक यू बोलो। Yeah. ओके ओके।